एक यहां का रेवेन्यू सिस्टम बदला गया। कैसे बदला गया? यहां का रेवेन्यू सिस्टम क्या था? तो यहां राजा थे, नवाब थे, ये सब लोग थे। राजा सिस्टम यह है कि प्रजा से 1/6 हिस्सा पैदावार का लेता है लगान के रूप में, छठ उसको बोलते हैं। कभी कभी बहुत संकट के समय में जब लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो वो 1/4 हिस्सा लेता है, जिसको चौथ कहते हैं। तो छठ या चौथ, चौथ हुआ 25%, छठ हुआ 18-19%। तो 18-19% से लेके 25% के बीच में पैदावार से ले लिया जाता है। और मानिए ये पैदावार हर साल घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, क्योंकि कभी ज्यादा अनाज हो गया, कभी अनाज कम हो गया। तो राजा उसी हिसाब से अपना परसेंटेज फिक्स्ड है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। यह मुख्य बात है। अब होता क्या है, और उस समय भंडारण का भी सिस्टम है कि 10-5 गांव के बीच में कुछ रहता है, उनके पास एक कोष जिसमें कुछ अनाज रहता है। तो दुर्भिक्ष आ गया तो उसका पहले से इंतजाम है, जो हम लोग मानते हैं कि 12 साल में एक बार तो आएगा ही। खैर, अंग्रेज जब यहां आते हैं तो अब एक बात आपको बताना पड़ेगी मुझे कि ये लैंड लॉर्ड जो नाम है ना, ये हमारी भाषा में आपको नहीं मिलेगा। ये हम लोगों में भूस्वामी जो बोलते हैं, ये उसका ट्रांसलेशन है। ये हमारे भाषा में मूल रूप से ये शब्द नहीं है, क्योंकि यहां ये माना जाता है सभई भूमि गोपाल की। तो भूमि का आपका स्वामित्व नहीं है। आप भूमि पे खेती करते हैं, रहते हैं, वो ठीक है, पर यह भूमि किसी की हो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर देश के हिस्से में यह बात है। अंग्रेज इंग्लैंड में लैंड लॉर्ड्स हैं, और जो लोग वहां बसते हैं उस लैंडलॉर्ड की जमीन में, वो टेनेंट्स हैं, माने किराएदार हैं। और आज मैं आपको बताऊं, मेरा एक बार मौका लगा इंग्लैंड जाने का, ये बात है करीब 98-99 की। तो हम लोग स्कॉटलैंड गए, मेरी एक दूर की बहन वहां रहती है, उसके पास 2-3 दिन के लिए गए। तो उधर पता चला कि आज भी स्कॉटलैंड का, अगर बड़े शहरों को आप छोड़ दें, एडिनबरा वगैरह को, तो आज भी स्कॉटलैंड की 95% भूमि 3% परिवारों के पास है। आज 21वीं शताब्दी में 3% परिवार के पास 95% भूमि है, जो वहां के बड़े लैंडलॉर्ड हैं। उनकी हिस्ट्री अगर आप ट्रेस करें तो मजेदार बात यह दिखाई देती है कि वहां वो जो परिवार का आज वारिस है, उसका परदादा यहां गवर्नर जनरल था हिंदुस्तान में, या वाइसरॉय था। ये आप ट्रेस कर सकते हैं, नाम से ही ट्रेस हो जाता है। खैर, तो वहां पे लैंडलॉर्ड का सिस्टम है। लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से 70 से 75% रेवेन्यू लेता है इंग्लैंड में उस समय, और उस 70-75% में से 50% अपने पास रख करके 25% सरकार को देता है। यह उस समय का वहां का इंग्लैंड का सिस्टम है। तो यहां पे अंग्रेज ये बहस करते हैं कि भाई क्या करें, यहां तो ये 18%, 25% लेते हैं, और कहते क्या है, वो लिखा हुआ है, ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं सब। वो कहता यह है कि दिस इज अ वेरी अनसाइंटिफिक वे ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। ये गैर वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक क्या होगा? बोले वी हैव टू रन अ गवर्नमेंट, हमको तो सरकार चलानी है, हमको तो नौकरी में रखना है लोगों को, तो नौकरी तो फिक्स्ड होती है। तो फिक्स्ड हम रेवेन्यू दें, मतलब खर्चा करें, और इनकम फ्लक्चुएटिंग हो, यह अनसाइंटिफिक है। तो हमको इनकम को भी फिक्स करना पड़ेगा, एक तर्क। दूसरा तर्क कि भाई हम इनसे 18%, 25% कैसे ले सकते हैं? हमारे यहां हम जब 75% ले रहे हैं जनता से, तो यहां जब हम सरकार चलाने आए हैं, दूसरे देश में आए हैं, तो अपनी जनता से जो लेते हैं उससे तो ज्यादा ही लेना होगा, कम कैसे ले सकते हैं? तो एक स्कूल ऑफ थॉट अंग्रेजों के बीच में बहस चलती है। तो एक पक्ष यह है कि यहां पे 80 से 85% रेवेन्यू करनी चाहिए। दूसरा पक्ष बोलता है अगर आप सीधा बढ़ा दोगे इसको, 18-20 से लेके 85 कर दोगे, तो यहां बगावत हो जाएगी, लोग मार देंगे, आपको भगा देंगे, तो एक साथ मत करो।
तो बहुत बहस के बाद वो फिक्स करते हैं 50 से 55%। और फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, 10 साल का हर क्षेत्र का पैदावार का आंकड़ा निकालते हैं कि इस साल कितना पैदा हुआ, इस साल कितना हुआ, 10 साल का आंकड़ा निकालते हैं। फिर उसका औसत निकालते हैं। औसत निकालने के बाद उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर 1 एकड़ से 100 मन अनाज होता है तो एक अनाज की कीमत क्या है, उसके हिसाब से उसको रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसको 55% से ला करके बोलते हैं 1 एकड़ से हम इतना रुपया लेंगे। तो अगर 36 ये इलाका है तो इस इलाके की बोली फिर लगाई जाती है। वो सब आपको पता है, जमींदार कैसे बने वगैरह वगैरह। मुगलों के जमाने में भी मिले, इन्होंने उसको एकदम स्थापित कर दिया। तो रेवेन्यू फिक्स हो गया। तो गांव वालों को रेवेन्यू देना ही है। आपके पास छोटी जमीन है, आपके फिक्स हो गया, आपको 200 रुपया देना है। बड़ी जमीन है तो उसका भी फिक्स हो गया, इतना देना है, रुपए में फिक्स हो गया। अब कम हो ज्यादा हो आपको उतना देना है। हुआ क्या, और उसके बाद अनाज का बहुत बड़े तादाद पे मैनिपुलेशन अंग्रेजों ने शुरू किया। उसकी वजह से यहां पर हालत ऐसे भी पतली होने लगी, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पे छाई और इसकी वजह से और भी बड़े पैमाने पे छाई। तो छोटे किसान अपनी जमीन को छोड़ के भाग गए कि भाई हम तो नहीं दे सकते ये, और मार पड़ेगी तो जमीन छोड़ के ही भाग जाओ। वो जाके किसी जमींदार के यहां मजदूर बन गए। तो एक उसमें से एक बात तो ये निकलती है कि आज का बॉन्डेड लेबर जिसको हम कहते हैं, वो उन्हीं किसानों की संतानें हैं जो उस समय भागे थे जमीन छोड़ करके। इसका ट्रेस किया जा सकता है, इसको कुछ काम हुआ है इस पे। दूसरी बात इसमें से ये निकली कि ये जो गरीबी आई गांव में, इसकी वजह से वो स्कूल बंद हो गए। जो वो गांव वाले खुद के स्कूल चलाते थे, ये कोई सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के अंदर ये स्कूल नहीं चल रहे थे। ये जो रिपोर्टों में था कि हर गांव में एक स्कूल है, तो वो स्कूल स्वायत्त स्कूल था। वो गांव वालों के सहयोग से वो स्कूल चलता है। उसमें पैसा नहीं देते होंगे गांव वाले, उसमें ज्यादातर सामग्री देते थे जो भी वहां शिक्षक होते थे उनको। तो सामग्री अपने सहयोग से देते थे और स्कूल शिक्षक चला रहे हैं। तो जब लोगों की हालत पतली होने लगी तो वो सहयोग करना उन्होंने कम कर दिया, तो वो स्कूल अपने आप बंद होने लगे। दूसरा कारण यह हुआ कि अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पे स्कूल खोलने शुरू किए शासन द्वारा, सेंट्रलाइज सिस्टम में, जो आज भी चल रहा है। और उसकी वजह से उनको मान्यता दे दी। उनको बंद करो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर आप दो चीजें चल रही हैं, इसको मान्यता नहीं, तो जिसकी मान्यता नहीं है वो अपने आप ही हो जाता है, बड़ी लकीर छोटी लकीर वाला कुछ मामला। तो ये दो कारणों से वो स्कूल बंद होने लगे। धीरे धीरे 70-80 साल में वो हालत बिल्कुल उलट गई। इस बात को हम लोग में से बहुत कम लोग इस पे विचार करते हैं। ज्यादातर लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये हुआ क्या। तो एक बात हमने उस किताब में से ये पढ़ी और फिर और बातें उसमें जुड़ती चली गई, लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला था कि भाई हमारी तो कुछ और तरह के हम लोग थे। ऐसा नहीं है कि खाली ब्राह्मण ही स्कूल जाते थे और थोड़े बहुत स्कूल थे, क्योंकि थॉमस मनरो की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उसने बहुत विस्तृत रिपोर्ट बनाई है और उसने ये भी लिखा है कि कितने बच्चे स्कूलों में जाने वाले ब्राह्मण थे, कितने बच्चे क्षत्रिय थे, कितने बच्चे वैश्य थे, कितने बच्चे शूद्र जातियों के थे, कितने बच्चे अतिशूद्र जातियों के थे, कितने बच्चे मुसलमान थे। और आप देख के दंग रह जाएंगे कि जो आज का डेमोग्राफिक डेटा है उससे वो करीब करीब मैच करता है। माने अगर पॉपुलेशन में 6-8% ब्राह्मण है तो वहां स्कूलों में भी 6-8% ब्राह्मण है। अगर पॉपुलेशन में शूद्र 60% है तो वहां भी बच्चे की संख्या 60% शूद्रों की है। अतिशूद्र अगर 20-1% है तो स्कूलों में भी अतिशूद्रों की संख्या करीब करीब उससे मिलती है। यानी हर जाति हर वर्ग का बच्चा स्कूल जा रहा है, लड़कियां भी जा रही हैं, और वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। तो एक बात तो ये, तो इससे मेरे कुछ मान्यताएं टूटी जो मैंने मान रखा था कि शिक्षा तो अंग्रेज ही लेके आए, हाँ, और हमारे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ही होता होगा। ये मान्यता टूटी और बहुत उपकार हुआ उससे। दूसरी बात, हमको धर्मपाल जी को मैंने संपर्क किया। ये किताब पढ़ के मैं भौचक्का रह गया और बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उनसे संपर्क साधा, वो वर्धा में रहते थे और वो बहुत सहज व्यक्ति थे। तो वो बोले ठीक है, तुम हमको ले चलो, तुम्हारे पास रहता हूं 1-2 महीने।
तो हमारे यहां मसूरी आके वो रहे, एक गर्मी के समय 1-2 महीने रहे और बड़े सहजता से हम लोग टहलते थे, बात करते थे, कॉफी पीते थे, चाय पीते थे। तो उसमें कभी बोल देते थे, कुछ बात होती थी, ये महिलाओं की बातें जब हम लोगों ने उनके सामने रखी तो बोले हाँ हाँ वो जरा देखो वो गांधी वाङ्मय तो ले आओ तुम। तो उन्होंने हमसे गांधी वाङ्मय खरीदवाया। 100 वॉल्यूम की गांधी वाङ्मय है, आप मतलब भारत सरकार छापती है, उस समय 2500 का मिलता था 100 वॉल्यूम। तो उसमें से बोलते थे अच्छा वो वॉल्यूम 16 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम उठाइए, तो उसका वो खोलिए तो देखिए जरा क्या लिखा है गांधी जी ने। ऐसे वो कभी कभी बोल देते थे, मैं उसको पढ़ता था तो वो बात मैच करती थी, जो ये महिलाएं कह रही हैं वही बात महात्मा गांधी 80 साल पहले कह रहे हैं। मुख्य बात क्या कह रहे हैं? मुख्य बात जो गांधी जी उस समय कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे स्कूलों और घर की दूरी बढ़ गई है। ये 2 अलग अलग दुनिया हो गई है। स्कूल एक तरह का, घर एक तरह का। फिर उसको इसका मतलब क्या? भाई घर में बच्चा मैथिली में बोल रहा है, घर में बच्चा अवधी में बोल रहा है, घर में बच्चा छत्तीसगढ़ी में बोल रहा है, स्कूल में बच्चा हिंदी में बोल रहा है, या बढ़िया स्कूल है तो अंग्रेजी में बोल रहा है। तो घर की भाषा अलग, स्कूल की भाषा अलग। घर का रहन सहन अलग, स्कूल का रहन सहन अलग। घर में नीचे बैठता है, जमीन पे बैठता है, आराम से बैठता है। स्कूल में आके टेबल कुर्सी पे बैठता है। तो घर का रहन सहन अलग, स्कूल का अलग। घर में एक तरह से खाना खाता है, स्कूल में दूसरी तरह से खाना खाता। घर में जो कुछ वो करता, कपड़े जो पहनता, स्कूल में आके दूसरे कपड़े पहनता। घर में हो सकता है धोती पहनता हो, लुंगी पहनता हो, कुछ और पहनता हो, यहां आके वो पैंट कमीज पहनता है। तो ये जो घर और स्कूल की दूरी है ये यूरोप में नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। यूरोप में भी अनपढ़ लोग हैं। यूरोप में भी उस जमाने में कोई सबको स्कूल जाते हो ऐसा नहीं है। यूरोप में जो घर की भाषा, स्कूल की भाषा एक, घर की पोशाक, स्कूल की पोशाक एक, घर का रहन सहन, स्कूल का रहन सहन करीब करीब एक। तो ये जो घर और स्कूल की दूरी बढ़ी है इसने बहुत नुकसान किया। क्या नुकसान किया? अब मैं मैच कर रहा हूं जो हमने देखा। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा पढ़ा लिखा गांव का बच्चा या बच्ची अपने को एक तरफ तो मां बाप के सामने तो अकड़ से चलता है कि हम पढ़े लिखे हैं, आप बेवकूफ हैं। दूसरी तरफ वो बहुत हीन भावना से ग्रस्त है, अंदर में खोखलापना है, ताकत नहीं है, और इसकी वजह से वो दूसरे की नकल करने में लगा है। नकल 2 तरह की, एक तो जो हम लोग पकड़ते हैं कॉपी से कॉपी की नकल, पर इसके बावजूद एक और नकल जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो है अपने को हीन मानते हुए जिसको विकसित माना उसकी नकल। तो आप देखिए हमारे आदमी डोसा कैसे खाता है। मैं अक्सर इसका उदाहरण देता हूं। डोसा हमारी डिश है ना, अपनी भारत की खाने की एक सुंदर चीज है, दक्षिण भारत की। आजकल पूरे देश में डोसा चलता है, जैसे चीनी चाउमीन चलता है वैसे डोसा चलता है। अब देखिए डोसा कैसे खाता आदमी, आप ऑब्जर्व करिए। छुरी कांटे से डोसा खाता अगर होटल में जाता तो, घर में तो हाथ से खाता। होटल में अगर गया थोड़े भी ठीक ठाक मतलब वो वाले, तो वहां वो छुरी कांटा लाके रखता है। अब वो आदमी बेचारा छुरी कांटे से डोसा काट रहा है, और डोसा ऐसी चीज है जो छुरी कांटे में आती नहीं, तो वो जैसे ही मुंह पे ले आता गिरता है। मैंने बहुत बार देखा ये बात। अरे भाई अपनी चीज है, अपने तरीके से खाओ। अपनी चीज भी हम नकल के तरीके से खाएंगे। ये उदाहरण दे रहा हूं, क्या हो क्या रहा है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, दुख भी होता है, ये हो क्या गया हम लोगों को। मतलब उनकी चीज उनके तरह से खाएं, ये तो थोड़ा बहुत फिर भी समझ में आता है, पर हमारी चीज उनके तरीके से खा रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है। बल्कि उनकी चीज भी हमको अपने तरीके से खानी चाहिए। तो यह है नकल की बात। हम नकलची बन गए। स्कूल ये इसका सूत्र जरा समझने वाली चीज है। स्कूल अलग, घर अलग। स्कूल को बच्चे ने मान लिया श्रेष्ठ है,
घर पिछड़ा है, घर बैकवर्ड है, माँ बाप बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, वगैरह वगैरह। स्कूल श्रेष्ठ है, जैसा भी स्कूल है। स्कूल में जो पढ़ाया जाना चीज है वो भी श्रेष्ठ है। तो वो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो तो सीख नहीं पाता, ये हम सब जानते हैं। कोई एक आध सीख लेता होगा, और मैं सीखने की बात कर रहा हूं, समझने की बात नहीं कर रहा। उसमें भी फर्क है, उसमें आते हैं हम लोग। अब वो जो वहां पे जिन मूल्यों को आरोपित किया जा रहा है वो निहित नहीं है, माने आरोपित है कि भाई ये देखो, इस तरह खाना खाना बड़ी बात है, इस तरह कपड़ा पहनना बड़ी बात है, ये भाषा ऊंची चीज है। वो आरोपित है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये आरोपित मूल्यों को वो मान लेता है, स्वीकार कर लेता है बिना जाने की, अरे ये क्या हो रहा है, पी जाता है। जैसे कोई पानी पी लेता है वैसे पी जाता है उनको, और फिर उसकी नकल करने लगता है। ये हमने तो बहुत बारीकी से देखा है, बहुत दुख और पीड़ा के साथ देखा है कि ये बार बार हो रहा है। और ये खाली गांव में नहीं हो रहा, ये बीमारी शहर में भी है, ये बीमारी दून स्कूल में भी है, जो सबसे उच्च, जहां पे संजय गांधी, राजीव गांधी इत्यादि, अमिताभ बच्चन वगैरह गए हैं, उस स्कूल में भी ये बीमारी है। थोड़ी सोफिस्टिकेटेड ढंग से है और कुछ नहीं है, थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म है बात, लेकिन वहां भी यही बीमारी है। तो हम शिक्षा दे करके, तो आत्मविश्वास आना चाहिए ना बच्चे में, उसमें हिम्मत आनी चाहिए, उसमें वीरता आनी चाहिए। ये तलवार वाली वीरता नहीं, ये अहम वाली वीरता नहीं, आत्मविश्वास, सही माने का आत्मविश्वास। पर हो क्या रहा है, ये तो ढीला हो रहा है, ये तो कमजोर हो रहा है, नकलची हो रहा है। नकलची आदमी में आत्मविश्वास कहां आता है? तो ये पूरा का पूरा देश खोखला हो रहा है। ये हम लोगों ने इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे। ये मैं बात बता रहा हूं आपको आज से 8-10 साल पुरानी, कि ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये शिक्षा तो हमको पहले से भी कर रही। पहले जो स्कूल ही नहीं गया वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो बैठा है खेत में। होंगी वो गलत करता होगा, सलत करता होगा, लेकिन उसको कोई, आप आए पैंट में आए, टाई में आए, कोट में आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा है, ये कोट टाई वाले को देख करके तुरंत बेचारा सकपका जाता है। जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, उसने तो मान रखा है कि अरे हो, इनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, जाओ बोलते रहो। तुम बोलोगे कि तुमको सिर दर्द है, तो उनको पता होगा आपके पास सिर दर्द की गोली है, तो बोलेंगे हाँ सिर दर्द है, हो रहा है पेट में दर्द। वो आपसे ज्यादा होशियार है। लेकिन ये जो पढ़ लिख गया गांव का, वो तो आपसे घबरा जाता है, हमसे घबरा जाता है, हम सबसे घबरा जाता है, क्योंकि नकल में लगा है हमारी, और हम नकल में लगे किसी और की, और वो कोई और, हम नकल करें, देहरादून नकल कर रहा है दिल्ली की, दिल्ली नकल कर रहा है अमेरिका की। ये खोखलापन हमको बहुत सताया। फिर हम लोगों ने इसमें शोध की, और आप शिक्षा में हैं इसलिए मैं थोड़ा और विस्तार से बोलूंगा। हम लोगों ने एक बार 6 तरह की किताबें ली। एनसीईआरटी की किताबें, सीबीएसई वाले स्कूलों में जो चलती हैं, एनसीईआरटी की किताबें, आईसीएसई की किताबें जो अंग्रेजी एलीट स्कूलों में चलती हैं, उनकी किताबें, यूपी बोर्ड की किताबें, तमिलनाडु बोर्ड की भी किताब ली, हालांकि मुझे तमिल नहीं आती, पर मेरा एक दोस्त है वो जानता है, उससे करवाया काम, और शिशु मंदिर और आरएसएस के जो स्कूल हैं, इनकी किताबें। और हम लोगों ने ये जानने की चेष्टा की कि क्या इन किताबों में कोई बुनियादी फर्क है या ऊपर ऊपर का फर्क है, और क्या ये किताबें कोई ऐसी बात कह रही हैं अनजाने अनजाने जो बच्चों के अंदर जा रही है। तो हम लोग का निष्कर्ष निकला हां, और मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। यह भी बात पुरानी है, वैसे 7-8 साल पुरानी, लेकिन कुछ खास बदला नहीं है। अभी एनसीईआरटी बहुत मेहनत की है, उन्होंने किताबें बदली भी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें भी सूक्ष्म स्तर पे वही बात हो रही है। पर मैंने वो किताबों को बहुत अध्ययन नहीं किया नई वालों का, तो मैं अभी नहीं कहूंगा। पुरानी किताबों को लेते हैं। छोटे बच्चे की किताब में आप बारीकी से देखिएगा तो हमेशा ही एक गंदे परिवेश की तस्वीर रहेगी और एक साफ परिवेश की तस्वीर रहती है। यह सभी किताबों में है, सीबीएसई, आईसीएसई,
शिशु मंदिर, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, सब में गंदा परिवेश 99% गांव का होता है, तस्वीर के मुताबिक। लिखा नहीं होता, पर उसमें खेत होता है, उसमें खलियान होता है, उसमें झोपड़ी होती है फूस की बनी हुई, और उसमें कोई ना कोई आदमी धोती पहने हुए दिखाई देता है। और कभी कभी खेत जाते हुए भी मैंने देखा है तस्वीरों में। ऐसी तस्वीर होती है, गंदा परिवेश। गाय भैंस होती है, गोबर होता है, साफ परिवेश। उसके बगल में वो कैसी तस्वीर है? उसमें एक बंद कमरे में एक टेलीविजन लगा है, एक सोफा सेट है, सोफा सेट पे एक साहब और एक मेम साहब बैठे हैं, और नीचे एक कालीन बिछा हुआ है, और सामने एक टेबल रखा है। जो भी एक टिपिकल मिडिल क्लास घर की तस्वीर है हिंदुस्तान के, वो तस्वीर वहां रहती है। कभी कभी बंगले के बाहर एक गाड़ी खड़ी या स्कूटर खड़ा भी दिखाते हैं। तो अब आप मुझे यह बताइए कि सफाई का, हम सफाई की बात कर रहे हैं, सफाई का टेलीविजन से क्या संबंध? सफाई का कारपेट से क्या संबंध? सफाई का जो भी उसमें दर्शाया गया उससे क्या संबंध? और गाय भैंस का गंदगी से क्या संबंध? और खेत और फूस की झोपड़ी का गंदगी से क्या संबंध? भाई, अगर आपको साफ और गंदगी दिखानी है तो एक ही परिवेश दिखाइए ना, एक ही माहौल में दोनों चीजें दिखाइए। अगर यह दिखाना है टेलीविजन सेट, तो उसका उसी टेलीविजन सेट रख के गंदगी दिखाइए। और आपको गांव की तस्वीर दिखानी है तो गांव में सफाई दिखाइए, गांव में गंदगी दिखाइए। ये गांव को गंदा, शहर को या इस तरह के रहन सहन को अच्छा बताने से बच्चे के मन में क्या होता है, ये बताइए। आपने कुछ लिखा नहीं है, आप ये नहीं कहते, खाली इतना लिखा है कि गंदा और साफ। बच्चे के मन में ये जाता है जाने अनजाने कि गांव गंदा है, शहरी रहन सहन साफ है। जरा इस पर विचार किया जाए। जबकि सच्चाई क्या है? मैं एक बार एक टूरिज्म के सेमिनार में गया, उत्तरांचल के, तो उधर बात हो रही थी कि साहब उत्तरांचल में टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, हमारे यहां इतने पहाड़ हैं, ये हैं वो हैं, तो टूरिज्म बढ़ना चाहिए। तो वहां पे मैंने एक बात रखी थी कि यहां टूरिज्म, किस टूरिज्म की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 3 प्रकार के टूरिस्ट आते हैं। एक टूरिस्ट है जो मसूरी नैनीताल जाता है, जो 2 दिन के लिए आजकल आता है, शनिवार रविवार, उसका समय नहीं है, तो शनिवार रविवार को वो आता है। 2 दिन में वो 5-6 हजार रुपए मियां बीबी खर्च कर देते होंगे, ठीक है, बड़ा पैसा लगाते हैं। एक ये टूरिस्ट आता है। दूसरा टूरिस्ट है जो पारंपरिक तीर्थ यात्री है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाता है, 4 धाम की यात्रा करता है, और मिनिमम 5 दिन रहता है, मैक्सिमम 20 दिन रहता है, एवरेज लगा लीजिए 12 दिन रहता है। वो 12 दिन में 7-8 हजार रुपए खर्च करता है, इससे ज्यादा करता है, लेकिन गति उसकी कम है। वो प्रतिदिन 500, 800 हजार रुपए खर्च करता है, ये प्रतिदिन 2500, 3000 रुपए खर्च करता है। तो इसका पैसा दिखाई देता है, उसका पैसा दिखाई नहीं देता, पर खर्च वो भी करता है, बल्कि ज्यादा खर्च करता है। तो ये टूरिस्ट भी है, वो भी टूरिस्ट है। और ये टूरिस्ट जहां पैसा खर्च करता है और वो टूरिस्ट जहां पैसा खर्च करता है, इसको भी देखिए। तो ये जो मॉडर्न टूरिस्ट है जो मसूरी नैनीताल जाता है, वो बिस्लरी की बोतल खरीदता है, कोका कोला की बोतल खरीदता है, बड़े होटल में रहता है, मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में जाता है, तो वो अगर 2000 रुपया खर्च करता है, उसमें 1500 रुपया तो तुरंत रफू चक्कर हो जाता है उत्तरांचल के बाहर। उत्तरांचल में नहीं टिकता। कोका कोला की बोतल 12 रुपए की, लेकिन उत्तरांचल में कितना टिकेगी? 8 आना, 1 रुपया, बाकी तो बाहर जाएगा। और टूरिस्ट, ये जो तीर्थ यात्री है, वो ढाबे में खाता है, चट्टी में रहता है, धर्मशाला में रहता है, तो वो अगर 10 रुपया खर्च करता है तो उस 10 रुपए का 8 रुपया उसी गांव में रहता है, दूर तक जाता है उसका 8 रुपया, वो बहुत डीप जाता है लोकल इकोनॉमी में, और इसका पैसा ऊपर ऊपर रहता है, मलाई मलाई बाहर चली जाती है। इस बात को कोई देखना नहीं चाहता। और प्रदूषण ये कितना फैलाता, वो कितना फैलाता।
कंजम्पशन ये कितना करता, वो कितना करता, प्लास्टिक ये कितना कंज्यूम करता, वो कितना कंज्यूम करता, ये सब चीजों को देखिए। ऐसा मैंने वहां एक बात रखी थी। इसको सुन के एक साधु वहां थे, वो मुझे बोले आपकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने एक और बात बताई, बोले मैं गोमुख से गंगा सागर तक 2 बार जिंदगी में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया हूं। बरसों लगे, 3-4 साल में यात्रा पूरी हुई। और वो कहे आपको मालूम है गंगा के किनारे हजारों गांव बसे हैं और सैकड़ों शहर भी बसे हैं। एक भी गांव की गंदगी मैंने गंगा में जाते नहीं देखी। एक भी गांव की गंदगी गंगा में नहीं जाती है, दूसरी तरफ जाती है। और एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसकी गंदगी गंगा में न जाती हो। और फिर भी आप शहर को विकसित कहते हैं, गांव को पिछड़ा कहते हैं, और गांव वालों को पाठ पढ़ाते हैं सफाई का। सोचने का मुद्दा है कि नहीं? हम सबको सोचने का। बड़ी तकलीफ हुई मुझे, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अपने भी वैसे ही थे। पर ये बात सच्चाई तो देखनी पड़ेगी, क्या करें। तो मैं ये कह रहा हूं, हमारी किताबों में एक उदाहरण मैंने आपको दिया सफाई का, दूसरा उदाहरण देता हूं। रसोई की तस्वीर आप उठा के देखिएगा, कोई भी किताब में होती है, अमूमन छोटे बच्चों की किताब में रसोई की तस्वीर। हमेशा वो तस्वीर एक प्लेटफॉर्म